बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं में 3.2 प्रश्नावली जो है उसके इबारती प्रश्न। इबारती प्रश्न में हम देखेंगे कि कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं और उसमें इबारत भी रहती है और हमको उसको समझकर प्रश्न को हल करना पड़ता है। इसके पहले कि मैं एक प्रश्न हल करूं, मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आपको चैनल पे जो गणित पढ़ाए जा रहे हैं वो अच्छे लगते हों तो आप जो वीडियो देखते हैं उसको लाइक भी कीजिए और चैनल से जुड़े रहें, जिसके लिए क्या है आपको आने वाले वीडियो आसानी से मिल सके। चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए। हम देखते हैं पहला प्रश्न इसमें दिया हुआ है कि 2x-3y बराबर 11 और 2x-4y बराबर ऋण 24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx-3 हो। तो हम सबसे पहले इस दोनों समीकरणों को नीचे उतारेंगे। हमने लिखा 2x-3y बराबर 11 और दूसरा समीकरण है हमारा 2x-4y बराबर ऋण 24। ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण। जैसा हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हम हर बार समीकरण एक से ही निकालते हैं मान, क्योंकि ये भी प्रतिस्थापन विधि के ही सवाल है। तो हम लिखेंगे यहाँ समीकरण एक से। समीकरण एक को हमने नीचे लिख लिया, 2x-3y बराबर 11। हमको यहाँ से x का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इस 2x को नीचे लिखेंगे, बराबर के बाद का 11 वैसा का वैसे लिखेंगे और 3x को पक्षांतर करके ले जाएंगे तो ये ऋण का हो जाएगा। फिर हमको 2x में से 2 को अलग करना है, तो यहाँ लिखेंगे x 11 ऋण 3y और जो 2 है वो आ जाएगा बटे में। इस प्रकार हमारे पास एक x का मान हमने निकाल लिया और ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 3। हर बार हमको ये ध्यान रखना है कि समीकरण 1 से हम मान निकालते हैं और 3 बनाते हैं तो हमारा समीकरण 2 छूट रहा है, तो इसको हमको समीकरण 2 में ये वाला मान रखना है। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से। जितना आप लिखोगे उतने पूरे नंबर मिलने की संभावना बनेगी। समीकरण 2 को हम पूरा उतारेंगे, 2x-4y बराबर ऋण 24। यहाँ लिखेंगे 2 और x की जगह x का मान लिखेंगे 11 ऋण 3y बटे 2। बाकी का हिस्सा जैसा लिखा है वैसा का वैसे ही आ जाएगा। ये वाले 2 से ये वाला 2 कट गया। अब हमारे पास जो संख्या बची उसको हम लिख लेंगे 11 ऋण 3y ऋण 4y बराबर ऋण 24। अब हम y वाली संख्याओं को इधर जोड़ेंगे और 11 का पक्षांतर कर देंगे, तो हम देखेंगे कि ऋण 4 और ऋण 3 जो है वो जुड़ेगा तो हो जाएगा ऋण 7y बराबर के बाद ऋण 24 वैसा का वैसे ही, और 11 धन की संख्या है, बराबर के उधर जाएगी तो ऋण की संख्या हो जाएगी। इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि ऋण 7y और 11 और 24 दोनों ऋण के हैं, ये जुड़ेंगे तो हो जाएगा ऋण का 35। हम देखेंगे ऋण से ऋण कट जाएगा, दोनों साइड ऋण की संख्याएं हैं, तो y बराबर हमारा हो जाएगा 35 और ये 7 जो है वो इसके बटे में चला जाएगा। 7 के पहाड़े में 7 एक बार में आता है और 35 5 बार में आएगा। 7×5 = 35, तो y बराबर जो हमारा है वो आ गया 5। अब y के मान को उठाकर हम समीकरण 3 में रखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 से। समीकरण 3 को हमने उतारा, x बराबर 11 ऋण 3y बटे में 2। तो हम लिखेंगे x बराबर 11 ऋण 3 गुणा y का मान है 5 बटे में लिख देंगे हम 2। देखेंगे हम x बराबर हमारा हो गया 11 ऋण 3 पंजे 15 बटे में हमारे पास है 2। लिखेंगे x बराबर 15 में से 11 कम करेंगे तो हो जाएगा 4 और ऋण की संख्या बड़ी है तो ऋण का चिन्ह लगाएंगे, बटे में लिखेंगे 2। 2 के पहाड़े में 2 एक बार में और 4 2 बार में। इस प्रकार हमारे पास x का मान जो है वो आ जाएगा ऋण 2 और जो y का मान हमारे पास आया है, y का मान हमारे पास पहले आ गया है और वो है y का मान 5। इस प्रकार से हम x और y के मान निकाल लेंगे, लेकिन हम देखेंगे कि प्रश्न में उसने एक और कंडीशन दी है। प्रश्न में उसने हमको बोला है कि m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर जो है वो mx-3 दिया हुआ है। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर कि y बराबर mx-3 है।
तो y का मान हमारे पास जो है वो 5 आया है, लिख देंगे 5। m लिखेंगे। x का जो मान है वो -2 है, तो हम इसको कोष्टक में लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे हम -3। तो हमने देखा कि हमको m का मान निकालना है तो 3 का पक्षांतर करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे m -3, और ये -2 को आगे लिख लेंगे, m को पीछे लिख देंगे। दोनों का आपस में गुणा हो रहा है, इनको इस प्रकार से लिखना पड़ता है। यहाँ पर हम लिखेंगे 5 में से 3 घटेगा तो 2 बचेगा। साइड में हमारे पास -2m बचा है। 2 का इस -2 में, 2 में इस -2 का हम भाग देंगे तो m अकेला हो जाएगा। 2 के पहाड़े में ये 2 एक बार में, ये 2 एक बार में। उत्तर आएगा हमारा 1/1। वैसे तो क्या होता है कि अगर हमको इस ऋण चिन्ह को हटाना है तो हम -1 का ऊपर भी गुणा कर दें, -1 का नीचे भी गुणा कर दें, तो हमारे पास जो संख्या है वो निकल कर आ जाएगी। यहाँ पर ऋण 1 और ऋण में ऋण का गुणा होगा तो यहाँ पर हो जाएगा -1। इस प्रकार m का मान हमारे पास ऋण 1 आ जाएगा। आप यहाँ भी डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अगर संख्या हमारे पास यहाँ से कट पिट के आ गई है तो m का मान ऋण 1, क्योंकि ऋण की संख्या को बटे में नहीं लेने की बजाय हमको ऊपर लेना होता है, और सेम संख्या है तो हम ऊपर चिन्ह लगा सकते हैं। इस प्रकार एक का जो m का जो मान है वो ऋण 1 निकल कर आ जाएगा। आप यहाँ तक भी कर सकते हैं, और अगर और व्यवस्थित करना है तो आप इसको यहाँ तक भी कर सकते हैं। इस प्रकार ये इबारती प्रश्न है। ये प्रश्न परीक्षा में काफी बार पूछा गया है और आपको इसको बार बार करके देखना चाहिए। उसके बाद फिर देखते हैं प्रश्न नंबर हमारा, ये दूसरा प्रश्न हो गया। प्रश्न नंबर तीसरे का पहला प्रश्न हम देखेंगे, जिसमें दिया हुआ है 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो हम देखेंगे, हम सबसे पहले ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए जो दिया हुआ है उसके आधार पर कुछ मानते हैं। तो जैसे इसमें दिया है कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है, तो हमको 2 संख्याएं मानना है। तो हम यहाँ मान लेते हैं कि माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। 2 संख्याएं हमने मान ली। उसके बाद हम कंडीशन पर चलेंगे कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्न बोल रहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर, मतलब इनको आपस में घटाने पर हमको 26 मिलता है। ये हो गया पहला समीकरण। पुनः प्रश्न बोल रहा है तो यहाँ लिखेंगे पुनः प्रश्न से मतलब फिर से प्रश्न बोल रहा है। एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, मतलब ये वाली संख्या जो है वो दूसरी संख्या में हम जब 3 का गुणा करेंगे तब दोनों आपस में बराबर होगी। ये हमारा नंबर 2 हो गया। अब हमको इसमें नंबर 3 बनाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि x का मान हमारे पास डायरेक्ट निकल गया है। तो हम लिखेंगे समीकरण, जितना व्यवस्थित हम लिखेंगे उतना क्लियर समझ में आएगा चेक करने वाले को, और आपको पूरे नंबर मिलने की संभावना बढ़ेगी। तो लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो हम देखेंगे कि x का मान हम रखते हैं, इसका मतलब x जहां मिलेगा वहां हमको 3y रखना है। तो पहले समीकरण 1 को उतारेंगे, x ऋण y बराबर 26। x की जगह हम रखेंगे 3y ऋण y बराबर 26। 3y में से 1y कम होगा तो हमारा बचेगा 2y और 26। आप ये अगर पक्षांतर नहीं करते आए तो जो भी y या x के बगल में हो उसको हटाने का एक और तरीका होता है कि जो लिखा है उसको दोनों के बटे में आप लिख दो। तो यहाँ लिखेंगे 2y बटे में 2 बराबर 26 बटे में 2। ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ भी कटेगा तो ये आएगा 13। तो जो y का मान है वो हमारे पास निकल कर आ जाएगा 13। तो जो दूसरी संख्या हमारे पास निकल कर आ गई वो है y, और y का मान निकल कर आ गया 13। इसको रखेंगे समीकरण 2, या 1 कहीं पर रख सकते हैं, लेकिन 2 आसान है तो हम लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से हम लिखेंगे, समीकरण 2 को एक बार उतारेंगे, x ऋण x बराबर 3y। तो लिखेंगे x बराबर 3 गुणा y का मान है 13। तो हमारा हो जाएगा x बराबर 13 तिया 39। हम लिखेंगे उत्तर में लिखेंगे हम x बराबर 13
x बराबर 39 और लिखेंगे y बराबर 13। इस प्रकार से व्यवस्थित अगर आप करके आओगे तो नंबर कटने के चांस बहुत कम हो जाएंगे। इस प्रकार हम अगले प्रश्न को हल करेंगे। अगला प्रश्न जो हमारा है उसमें है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो हम इस सवाल में भी मान लेते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं हल, और संपूरक कोणों के बारे में बोला है तो हम मान लेते हैं माना दो संपूरक कोण x तथा y है। अब वो बोल रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। पहले हम लिखते हैं प्रश्न से, एक इसमें हिडन दिया हुआ है कि भाई आपको संपूरक कोण दे दिया है, समीकरण कंडीशन एक ही दी है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है और उन्हें ज्ञात कीजिए, कुछ दिया नहीं है। तो हमको ये ध्यान रखना है कि दो संपूरक कोणों की बात हो रही है, इसका मतलब इन दोनों कोणों को अगर हम जोड़ेंगे तो 180 अंश आएगा। यहाँ लिखेंगे संपूरक कोण है। ये हमको इस प्रश्न में ध्यान रखना है क्योंकि एक लाइन का प्रश्न है और कुछ दिया हुआ नहीं है। अगर ये बात हमको याद नहीं आएगी तो ये प्रश्न को हम हल नहीं कर सकते। तो x धन y बराबर 18 डिग्री, हम 180 डिग्री हमको लिखना है। उसके बाद दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो हम लिखेंगे पुनः प्रश्न से कि जो एक कोण है वो दूसरे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो किसी भी एक कोण में हम अगर 18 जोड़ देंगे, दोनों कोण आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर। इसको हम मान लेंगे समीकरण 1 है ये, और इसको मान लेंगे समीकरण 2 है। अब समीकरण 2 में x का मान हमारे पास आ गया, हम इसको समीकरण 1 में रख देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण एक में x का मान रखने पर तो हम देखेंगे समीकरण 1 को पहले उतारेंगे। x धन y बराबर 180 अंश है, x की जगह हम लिख देंगे y धन 18 धन y बराबर 180 अंश। देखेंगे हम कि x की जगह हम लिख दिया y धन 18, ये वैसा का वैसे ही, ये भी वैसा का वैसे ही है। अब एक y और एक y जुड़ेगा तो हो जाएगा 2y, और 180 वैसा का वैसे ही, 18 का पक्षांतर बराबर के उधर कर देंगे तो ये हो जाएगा ऋण का। हम देखेंगे कि 2y बराबर 10 में से 8 गई, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 7 में से 1 गई 6 बचेगा, और एक वैसा का वैसे ही 162 बचेगा। अब हमको 2 को यहाँ से गायब करना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में बटे में 2 लिख देंगे। तो हमने देखा ये 2 से 2 कट गया, ये 2 एकम 2, 2 अठी 16 और 2 एकम 2, तो y का मान जो है हमारे पास आ जाएगा 81 अंश। तो एक कोण हमने निकाल लिया कि 81 अंश का आया। वो बोल रहा है कि दूसरा कोण इससे 18 ज्यादा है, तो हम लिखेंगे प्रश्न नंबर 2, सॉरी समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 2 को उतारेंगे। x बराबर y धन 18, तो यहाँ आएगा x बराबर y का मान 81 और उसमें जोड़ देंगे हम 18, तो x का मान आ जाएगा 1 और 8 9, 8 और 1 9। इस प्रकार आ गया 99 अंश। दोनों कोण हमने याद कर लिए। यहाँ लिखेंगे उत्तर में हमने लिखा x बराबर 99 अंश और y बराबर 81 अंश। इस प्रकार से अगर हम प्रश्नों को करते हैं तो पूरे पूरे नंबर मिलने के चांस रहेंगे। अक्षर साफ लिखना है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद लिखेंगे प्रश्न नंबर 3 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 में दिया हुआ है कि क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3,800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1,750 रुपये में खरीदी। तो प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद की कीमत हमको बताना है। हम देखेंगे इसको किस प्रकार से हल करेंगे। सबसे पहले हमने लिखा हल, यहाँ मानेंगे माना प्रत्येक बल्ले की कीमत रुपए x तथा
प्रत्येक गेंद की कीमत रुपए y है। अब हम समीकरण बनाएंगे प्रश्न से। ये हमने मान लिया। उसके बाद हम प्रश्न से लिखेंगे कि कितने बल्ले, 7 बल्ले खरीद रहा है तो एक की कीमत x रुपए है, तो 7 बल्ले की हो जाएगी 7x। उसके साथ में वो खरीद रहा है 6 गेंदें, तो एक गेंद की y है तो 6 गेंद की हो जाएगी 6y। और दोनों के कुल टोटल पैसे दे रहा है वो 3800 रुपए। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। फिर लिखेंगे पुनः प्रश्न से। आगे और प्रश्न बोल रहा है तो लिखेंगे पुनः प्रश्न से। पुनः प्रश्न से हमने देखा कि अब वो बाद में खरीद रहा है 3 बल्ले, तो यहाँ लिखेंगे हम 3x। फिर खरीद रहा है 5 गेंदें, तो लिखेंगे 5y। और कुल पैसे दे रहा है 1750 रुपए। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण 1 से ही हर बार लेते हैं, तो समीकरण 1 से ही लेते हैं। यहाँ हमने लिखा समीकरण 1 से। समीकरण 1 को नीचे उतारेंगे, 7x धन 6y बराबर 3800। अब यहां से हम x को अकेला करना है तो पहले 7x को अकेला करेंगे, बराबर लिखेंगे 3800। और ये 6y का पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा ऋण का। फिर हम देखेंगे कि हमको यहाँ से x को पूरा अकेला करना है, ये 7 को हटाना है, तो हम लिखेंगे x बराबर 3800 ऋण 6y बटे में बचेगा हमारे पास 7। ये हमारे पास x का एक मान निकल कर आ गया। इसको हमने समीकरण 3 मान लिया और ये मान हमने समीकरण 1 से निकाला है। इसको हम समीकरण 2 में रखेंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 को उतारेंगे 3x धन 5y बराबर 1750। तो देखेंगे हम 3 का 3 लिखा हमने, जहां x है वहां x का मान रख देंगे 3800 ऋण 6y बटे में 7 धन 5y बराबर आएगा 1750। हम गुणा करेंगे अंदर इस 3 का, और 7 का गुणा इन दोनों में करके यहाँ से गायब कर देंगे। तो 3 का गुणा करा 3 शून्य शून्य, 3 शून्य शून्य, 3 8 24 के 4, हासिल का आएगा 2, 3 3 9 और 2 हो जाएगा 11 ऋण। फिर 3 का गुणा 6 में होगा, 3 18, 7 में y। इस 7 का गुणा 5 में करेंगे, 7 35y। और इस 7 का गुणा इधर भी कर देंगे, तो हम लिखेंगे 7 शून्य शून्य, 7 35 की 5, हासिल का आएगा 3, 7 7 49, 49 और 3 हो जाएगा 50, 51 52, 52 की 2, हासिल का आएगा 5, 7 एकम 7 और 5 हो जाएगा 12। इस प्रकार ये 12250 आ गया। फिर हम देखेंगे कि 35y में से 18y यहाँ कम हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 15 में से 8 गई 7 और 2 में से 1 घटेगा तो बचेगा 1, यहाँ हो जाएगा 17y। बराबर लिखेंगे हम 2250 ऋण 11400। तो हम देखेंगे कि 17y बराबर हमारे पास आ जाएगा। इसको घटाएंगे, 0 में से 0 गई 0 बचेगा, 5 में से 0 गई 5 बचेगा, यहाँ 2 में से 4 घटेगा नहीं, उधार लेंगे, 12 में से 4 जाएगी 8 बचेगा, और यहाँ 11 में से 11 गई कुछ नहीं बचेगा। तो हमारे पास आ जाएगा y बराबर 850 और बटे में लिख देंगे हम ये 17। तो 17 एकम 17, 17 पंजे 85, तो y का मान हमारे पास आ जाएगा 50। अब हम इसको देखेंगे कि y बराबर हमारे पास अगर 50 आ गया है तो x का मान हम कैसे निकालेंगे। समीकरण 3 में चलेंगे वापस। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 से। समीकरण 3 को एक बार उतारेंगे, x बराबर 3800 ऋण 6y बटे 7। तो लिखेंगे x बराबर 3800 ऋण 6 गुणा y का मान हमारे पास निकल कर आया है 50, और बटे में लिखेंगे हम 7। तो x बराबर हमारा हो जाएगा 3800 ऋण 6 पंजे 30, ये हो गया 300, और बटे में हमारे पास है 7।
अब हम देखेंगे कि x बराबर 3800 में से 300 कम करेंगे तो बचेगा 3500। बटे में हमारे पास 7 है, 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 35 और 2 जीरो, मतलब x का मान हमारे पास आ जाएगा 500। तो प्रत्येक गेंद में हम यहाँ उत्तर लिखेंगे हम कि x बराबर 500, मतलब प्रत्येक बल्ले की कीमत जो है वो 500 रुपए है। और y बराबर लिखेंगे हम 50 रुपए, इसका मतलब प्रत्येक गेंद की कीमत जो है वो 50 रुपए है। इस प्रकार थोड़ा सा बड़ा प्रश्न जरूर है ये, लेकिन इसमें केवल कैलकुलेशन है, बाकी कुछ नहीं है। सवाल जैसा पिछला था वैसा का वैसे ही हल करना है। और जितना हम कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को हल करते हैं, हमारा दिमाग उतना ही अधिक तीव्रता से और अच्छे से काम करता है। इसलिए बड़े प्रश्नों से डरने की बजाय उनको 1 2 3 बार प्रैक्टिस करके देख लेना चाहिए, आराम से आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम देखेंगे एक बहुत ही अच्छा प्रश्न दिया है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। मतलब दो प्रकार का भाड़ा लगेगा। एक तो फिक्स भाड़ा है, आपके घर टैक्सी आके खड़ी हो गई, आपको इतने पैसे देना ही है। दूसरा, आप जितने किलोमीटर चलोगे उतने पैसे आपको अतिरिक्त देना है। तो 10 किलोमीटर दूरी अगर आप तय करते हो तो आपको 105 रुपये लगेंगे। 15 किलोमीटर अगर आप चलते हो तो 155 रुपये लगेंगे। तो आपको बताना है कि प्रति किलोमीटर का भाड़ा क्या है और नियत भाड़ा क्या है। और कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर अगर यात्रा करना चाहता है तो उसको कितना भाड़ा देना होगा। तो हम देखते हैं, पहले इसमें दो चीजें हैं, दोनों चीजों को मान लेते हैं। हमने माना माना टैक्सी का नियत भाड़ा, टैक्सी का नियत भाड़ा जो है वो x रुपए है, तथा प्रति किलोमीटर प्रति किलोमीटर भाड़ा प्रति किलोमीटर भाड़ा जो है वो y रुपए है। अब हम देखेंगे प्रश्न से, प्रश्न क्या बोल रहा है। प्रश्न बोल रहा है कि 10 किलोमीटर यात्रा का 105 रुपये भाड़ा लग रहा है, तो हमको नियत भाड़ा तो जोड़ना ही पड़ेगा। साथ में 10 किलोमीटर चल रहा है सामने वाला और उसको पैसे चुकाना पड़ रहा है 105। ये बन गया पहला समीकरण। फिर एक व्यक्ति 15 किलोमीटर चल रहा है तो उसके घर टैक्सी आई, x रुपये तो लग गए और 15 किलोमीटर का 15 y रुपये लग गया और हो गया 155 रुपये टोटल किराया। ये हो गया समीकरण नंबर 2। हर बार हम समीकरण 1 से ही हल करते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 को हम उतारेंगे, x धन 10y बराबर 105। अब यहाँ पर हम x का मान निकालना है तो x को अकेला कर लेंगे, x बराबर 105 ऋण 10y। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 3। x का मान हमारे पास क्लियर हो गया है। अब हम इसको समीकरण 1 से निकाला है, समीकरण 2 में रखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 को हम देखेंगे क्या लिखा हुआ है, इसको जैसा का जैसा उतारेंगे। पहले x धन 15y बराबर 155। हमने देखा कि x का जो मान है वो हमारे पास समीकरण 3 में है, तो हम x के स्थान पर वो लिख देंगे। हमने लिखा 105 ऋण 10y ये x की जगह लिख दिया और बाकी का वैसा हम उतार देंगे। तो 15y बराबर 155। हमने देखा कि 15y में से 10y घटेगा तो बचेगा 5y और 155 105 का उधर कर देंगे हम पक्षांतर, तो ये हो जाएगा ऋण का। हमने देखा कि 5y बराबर 155 में से 105 घटाएंगे तो बचेगा 50। अब हमको यहाँ से 5 को हटाना है, तो ये 5y के बटे में आ जाएगा 5 और 50 के बटे में लिख देंगे हम 5। 5 से 5 कट गया और ये 10 बार कट जाएगा, तो y का मान हमारे पास जो है वो 10 रुपये आ गया। इसका मतलब ये है कि प्रति किलोमीटर जो भाड़ा है वो उसको 10 रुपये देना है। अब नियत भाड़ा कितना है उसको हम निकालते हैं समीकरण 3 से, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 से। तो हमने लिखा समीकरण 3 को पहले x बराबर 105 ऋण 10y, तो हम देखेंगे 105 ऋण 10 गुणा y का मान है 10, तो x बराबर हो जाएगा 105 ऋण 10 धाम 100, तो x का मान आ गया आपके पास 5 रुपए। तो इस प्रकार हमारे पास दो उत्तर निकल कर आए हैं, x और y के मान। तो हम लिखेंगे उत्तर में हमने लिखा x बराबर ₹5 और y बराबर रुपए आ जाएगा आपका 10।
मतलब आपके घर टैक्सी आई तो 5 रुपए तो आपको देने ही है, और उसके बाद में जितने किलोमीटर आप चलते जाओगे 10-10 रुपए के हिसाब से आपके पैसे काउंट होते जाएंगे। तो बहुत अच्छा है ये प्रश्न। हम हमारे दैनिक जीवन में भी इस प्रकार से यात्रा भाड़ा चुकाते हैं, तो हमको ऐसा निकालते आना चाहिए। तो बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको आप 1-2 बार करके देखेंगे, आपको आ जाएगा। और एक आखिरी प्रश्न बचा हुआ है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ लिखते हैं हल। जो पूछता है उसको हम मानते हैं, तो लिखेंगे माना जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। अब हम देखते हैं कि प्रश्न क्या बोल रहा है, तो लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद, जैसे हम माने कि आज हमारी आयु 15 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 20 वर्ष। कैसे निकाला हमने? उसमें 5 प्लस कर दिया। और कोई हमसे पूछे कि 5 वर्ष पहले आयु कितनी थी, तो अभी 15 के हैं, तो 5 वर्ष पूर्व 10 साल, तो हम 5 घटा देंगे। जब भी बाद की बात आएगी तो हमको जोड़ना पड़ेगा। तो 5 वर्ष बाद अभी है x वर्ष, बाद में हो जाएगी x-5। ये जैकब की आयु हो गई। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी थी, तो उसके पुत्र की आयु अभी y है, इसमें हम जोड़ देंगे 5। तो हम ये देखेंगे कि जैकब की जो आयु है वो 5 वर्ष बाद x-5 वर्ष होगी, उसके पुत्र की आयु y-5 वर्ष होगी। फिर हम देखेंगे कि दोनों की आयु के बीच में बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, तो हम ये देखेंगे कि इनको बराबर करने के लिए हम किसकी आयु में 3 गुना करें, जिससे दोनों बराबर हो जाए। अगर जैकब की आयु में 3 का गुणा कर दिया तो जैकब और बड़ा हो जाएगा। मान लीजिए जैकब अभी 30 साल का है, और 30 साल में अगर हमने 3 का गुणा कर दिया तो वो 90 साल का हो जाएगा। लेकिन उसका पुत्र अगर 10 साल का है, तो हम इसमें अगर हम 3 का गुणा करेंगे तो 10 या 30, और दोनों पिता पुत्र आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हमेशा हमको ये ध्यान रखना है कि जो छोटी संख्या या छोटी राशि या दोनों की आयु वाले प्रश्न दिए हैं, उसमें जो छोटा दिखे हमको उसकी आयु के साथ में 3 गुना और 7 गुना जो भी दिया है वो करना रहता है। तो हम जेकब के पुत्र के साथ में 3 लगाएंगे। तो हमने लिखा कि x-5 बराबर 3 का गुणा करेंगे अंदर, तो 3y, और धन 3 पंजे हो जाएगा 15। अब इसको उधर ले जाएंगे और 15 का उधर 5 का उधर पक्षांतर करेंगे, तो लिखेंगे x-3y, ये ऋण का हो जाएगा, और 15 ऋण का हो जाएगा 5। हम देखेंगे कि x-3y बराबर 10। 15 में से 5 घटाएंगे तो बचेगा 10। तो हम देखेंगे कि x-3y बराबर हो गया 10। अब हम इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। उसके बाद लिखेंगे पुनः प्रश्न से। पुनः प्रश्न बोल रहा है कि क्या हो रहा है? 5 वर्ष पूर्व, तो हम लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व के लिए 5-5 घटा देंगे दोनों साइड से। और वो बोल रहा है कि उसके पुत्र की आयु 7 गुनी थी, तो 7 गुनी थी तो हम क्या करेंगे? पुत्र में ही 7 का गुणा कर देंगे। तो लिखेंगे x-5 बराबर 7 का गुणा करेंगे तो आएगा 7, और यहाँ आ जाएगा 7×33। y का पक्षांतर करेंगे तो x-7y बराबर ऋण 35, और ये 5 का उधर होगा पक्षांतर, तो 5 हो जाएगा धन का। हम देखेंगे कि हमारे पास जो समीकरण है वो बन रहा है x-7y, और बराबर 35 में से 5 कम करेंगे तो हो जाएगा 30। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब 2 समीकरण हमने दी हुई कंडीशन के आधार पर बना लिए। अब हम प्रश्न को हल करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे प्रश्न, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 को उतारेंगे। समीकरण 1 है हमारा x-3y बराबर 10। x को हमको अकेला करना है, तो x बराबर आएगा 10, और ये 3y जाएगा उधर तो हो जाएगा धन का। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 3। x का हमने यहाँ से मान निकाल लिया, और समीकरण हमने 1 से बनाया है, तो हमको अब समीकरण 2 में इसका मान रखना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 को हम उतारेंगे कि x-7y बराबर ऋण 30।
हम देखेंगे कि जहां पर x है वहां हमको 10 धन 3y लिखना है, तो हम लिखेंगे 10 धन 3y, और उसके बाद हम लिखेंगे ऋण 3y। x का हमने मान रखा, यहाँ पर लिखेंगे x का मान 10 धन 3y, और लिखेंगे ऋण 7y। समीकरण 2 में हमको मान रखना है ऋण 7y, बराबर से आएगा हमारा ऋण 30। अब हम देखेंगे कि ऋण 7y में से 3y घटेगा तो यहाँ बचेगा ऋण 4y। उसके बाद यहाँ लिखेंगे हम ऋण 30, और इस 10 का पक्षांतर करेंगे तो ये भी हो जाएगा ऋण का, तो यहाँ लिखेंगे ऋण 4y बराबर ऋण 40। ऋण से ऋण कट जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा हमारा 40, और ये 4 आ जाएगा बटे में, 4 एकम 4, 4 धाम 40। तो y का जो मान है वो आ गया 10 वर्ष, मतलब जेकब का जो पुत्र है वो 10 वर्ष का है। अब हम चलेंगे समीकरण नंबर 3 में, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 से। समीकरण 3 को उतारेंगे तो वो है x बराबर 10 धन 3y, तो लिखेंगे x बराबर 10 धन 3 गुणा y का मान हो गया 10, तो लिखेंगे x बराबर 10 धन 10 तिया 30, तो x बराबर आपका हो जाएगा 30, और 10 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 40। तो जो x का मान है वो आ गया 40 वर्ष। तो जेकब जो है वो कितने वर्ष का है? 40 वर्ष का। हम यहाँ लिखेंगे उत्तर। उत्तर में हम लिखेंगे x बराबर 40 वर्ष, और y बराबर लिखेंगे हम 10 वर्ष। हर प्रश्न में हम उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। अगर हमको उत्तर माला हमारे पास रहती नहीं परीक्षा में, तो हम इसकी जांच कर सकते हैं किसी भी समीकरण में इनके जो दो मान हमारे पास आए हैं उनको रखकर। जैसे समीकरण 1, समीकरण 1 में हमको जांच करना है कि हमारा जो उत्तर है वो सही है कि नहीं। तो हम लिखेंगे x की जगह जो आया है वो x की जगह आया है 40, उसके बाद ऋण लगाएंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर y का मान जो है वो आया है 10, और बराबर भी हमारा आना चाहिए 10। तो यहाँ लिखेंगे 40 ऋण 10 तिया 30 बराबर आएगा 10। 40 में से 10 30 गई तो बचेगा 10, और बराबर के उधर भी है 10। इस प्रकार हमने जो उत्तर निकाला है उसकी जांच हो गई है, वो सही है। तो हर प्रश्न में हम ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस प्रकार से पूरा पूरा हल करके आएंगे तो पूरे नंबर मिलने की संभावना रहती है। अगर आपको प्रश्न अच्छे लगते हो और गणित ठीक ठाक समझ में आ रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और मोटिवेशन के लिए आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक भी कर दें।